नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और वनडे एग्जाम्स के लिए अनेक प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिनमें आपके लिए जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है और हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो आते रहते हैं। और इसमें आपके लिए अनेक जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के साथ में जो ऑप्शंस दिए होते हैं, उन सभी ऑप्शंस के साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा साथ ही साथ। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपसे कुछ भी छूट ना पाए। और ऐसा होता है कि आपके लिए कुछ सौदा हम लिख नहीं पाते हैं और वह हम मुख से ही बता देते हैं ओरली, ठीक है, तो वो आपसे छूट जाता है, तो आपका प्रश्न परीक्षा में गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपसे कुछ भी छूटने ना पाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। SAARC इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, काठमांडू में या बीजिंग में? बताइए क्या ऑप्शन इसका सही है। जो आपका SAARC यानी सार्क है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, जिसे हिंदी में शॉर्ट में दक्षेस भी कहा जाता है। दक्षेस, ठीक है, दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है ये आपको बताना है, नई दिल्ली में है, गुरुग्राम में या काठमांडू में है या बीजिंग में है? बताइए कहाँ पर है। हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। तो देखिए आपका जो बीजिंग है, बीजिंग में क्या है? बीजिंग में है आपका SCO का मुख्यालय। SCO किसे कहते हैं? SCO कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, ये बीजिंग चीन की राजधानी है। किसकी है? चीन देश की राजधानी है, चीन की, ठीक है, चाइना की राजधानी है चीन की, ठीक है। और आपका जो गुरुग्राम है, इसमें क्या है? ISA का मुख्यालय है। ISA क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, सौर संगठन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, संगठन, ठीक है। और ये आपका काठमांडू सही उत्तर है। क्या है? सही उत्तर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? ये आपको बताना है। 1912 में, 1931 में, 1947 में या 1950 में? बताइए कब बनाया गया था। 1912 में, 1931 में, 1947 में या 1950 में? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। तो देखिए जो 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था? ब्रिटेन से यहाँ पर हमारे देश में राजा और रानी आए थे, ब्रिटेन के महाराजा और महारानी आए थे। तो उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था और उसमें 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। वहाँ के जो राजकुमार आए थे, प्रिंसेस, वो भी उस समय ही आए थे। तो तब क्या लिया गया था? दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। तो ये फैसला कब पूरा हुआ था? 13 फरवरी 1931 को, 1931 को कब हुआ था? 13 फरवरी 1931 को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1931। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मौके किस स्थान से ता वर्ग का उच्चारण किया जाता है? ता वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लीजिए। ता हिंदी जो वर्णमाला होता है ना, उसके अंतर्गत पूछा गया है ये। त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है, ये 5 वर्ण ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये मुंह के किस स्थान से उच्चारण किया जाता है ये आपको बताना है। कंठ से, ओष्ठ से, दंत से या तालु से? कहाँ से उच्चारण किया जाता है? तो देखिए इनके संस्कृत में फॉर्मूले बताए गए हैं, उन फॉर्मूलों को ध्यान रखिए। कंठ के लिए बताया गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम। इसमें जो कु है वह का वर्ग के लिए है, अ यानी छोटा आ और बड़ा आ, हा हल के लिए कंठ से उच्चारण होगा, ठीक है। विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से ही होगा, ठीक है ना। ओष्ठ के लिए क्या है? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उपु पद्मानिया नाम, ठीक है।
नियानाम। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर्ग, पू मतलब पावर्ग, और पद्मानियानम जो संस्कृत के कुछ विशेष वर्ण होते हैं जो हिंदी से अलग हैं, उनके लिए है ये। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ऊ और पावर्ग, ठीक है। दंत से क्या होता है, दंत के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है वो कौन सा है उसे भी देख लीजिए। ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है, ऋतु लसानाम, लसानाम, ठीक है, ऋतु लसानाम। अब इसमें क्या होता है, जो लृ होता है ये संस्कृत के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है। तू यानी तावर्ग और ला, ठीक है, ला लल्लू, और ये सा जो होता है उसके लिए लृतु लसानाम। और तालु से क्या उच्चारण होता है, इचु यशाणाम तालु, इचु इचु यशाणाम, यशानाम तालु, ठीक है, तालु। तो ये छोटी ई, बड़ी ई, चावर्ग, य, शा, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, तालु से उच्चारण होता है। तो आइए अपने पिछली स्लाइड में देखिए, तो आपके लिए जो बताया गया है लृतु लसानाम दंता, ठीक है, लृतु लसानाम दंता, ये दांत से उच्चारण होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपके लिए बता दिया गया है, क्या है, दांत से। किससे, दांत से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगों के का जो गमन होता है वो किस माध्यम से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर विशेष जो शब्द लगा हुआ है पहचानने के लिए, नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। तो स्टील में से, वायु में से, ध्वनि में से, निर्वात में से या जल में से, कहाँ से नहीं हो सकता ये आपको बताना है। तो ध्वनि जो तरंगें होती हैं उनके मार्ग में कोई बाधा आ जाए तो वो उस बाधा को पार करके नहीं जा सकती, ठीक है। वो कौन सी बाधा है तो ये आपको बताना है। ये स्टील होगी या वायु होगी या निर्वात होगी या जल होगा, किसमें से पार नहीं जा सकती। तो देखिए स्टील में ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है, स्टील में सबसे अधिक, सबसे सर्वाधिक चाल, ठीक है, सर्वाधिक। और आपकी जो वायु होती है, वायु में हम सामान्य बोलचाल करते हैं, उसका संचालन होता है, सामान्य बोलचाल, ठीक है। और जो जल होता है, जल में भी जो हमारी पनडुब्बियाँ रहती हैं उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूसरी पनडुब्बी होती है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है और उससे संदेश ग्रहण कर लेती है, वो जान लेती है, भांप लेती है कि कब खतरा नज़दीक है। इसी प्रकार से मछलियाँ भी उसे पहचान लेती हैं कि कहीं भी खतरा नज़दीक ही है। तो इस प्रकार से वह देख लेती है कि ध्वनि से कहीं से भी आ रही है नज़दीक से ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है आपका निर्वात से। कहाँ से, निर्वात से। कहाँ से, निर्वात से वो पार होकर नहीं जा सकती, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि जल में, वायु में और निर्वात में, तीनों में ही प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है वो पारगम्य चला जाता है, ठीक है, पार चला जाता है, लेकिन स्टील से नहीं जा सकता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्षत्रज्ञ को किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको बताना है, किस नाम से क्षत्रज्ञ को जाना जाता है या बुलाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अर्धस्वर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बताइए जल्दी से। तो जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं आपके श, श, स, ह। कौन कौन से, श, स और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पांचों जो आपके वर्ग होते हैं, पांच वर्ग जो होते हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, ठीक है, क, च, ट, त, प, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अर्धस्वर क्या होते हैं, य, र, ल, व। इस प्रकार से ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
अर्धस्वर इन्हें अंतस्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अंतस्थ नाम से। यरलव को अंतस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो स्पर्श संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, इन्हें शत्रज्ञ को कहा जाता है, क्योंकि ये संयुक्त होते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन और उनके जो स्वर होते हैं उनको मिलाकर, यानी दो व्यंजन और एक स्वर के मिलने से शत्रज्ञ, तीनों का मेल होता है, तीनों का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा लोकगीत ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? आला है, सोहर है, लावणी है, या फिर आपका मल्हार है? बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है उसको जानने से पहले आप इन्हें अन्य ऑप्शंस जो हैं उनको देख लीजिए। जो आपका आला है वो किस क्षेत्र में प्रचलित होता है? वो है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित। और आपका जो सोहर है उसका अवध से, अवध से संबंध है। किससे? अवध से। और जो आपका लावणी है वो है पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, और जो आपका मल्हार है उसका ब्रज क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका मल्हार। ठीक है, क्या है? मल्हार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मल्हार क्या है? अधिकांश सावन और भादों के महीने में झूले के साथ में गाई जाती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मल्हार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। गोवा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो बंदरगाह कहते किसे हैं? तो बंदरगाह कहते हैं, मान के चलिए ये आपका ये आपका देश है। ठीक है, इस प्रकार से भारत की ये सीमा है और ये तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। ये भारत की नीचे वाली जो सीमा है, ठीक है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत होता है आपका, इसमें समुद्र से घिरी हुई जो सीमाएं होती हैं और यहाँ पर जो ऐसे तट बने होते हैं जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकें और उनमें से माल की ढुलाई हो सके, माल का आवागमन, उतरना और चढ़ाना दोनों काम हो सकें, और आपका जो सामान और यात्री भी जा सकें, उसे बंदरगाह कहते हैं। जैसे रेलवे के लिए स्टेशन बनाए जाते हैं और हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, इसी प्रकार उनके लिए भी क्या बनाए जाते हैं? बंदरगाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। देखिए गोवा में क्या है? गोवा लगभग यहाँ पर बैठता है और गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मोरमुगावो, मोरमुगावो, मोरमुगावो। ठीक है, मोरमुगावो बंदरगाह है। और आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश लगभग यहाँ पर है, जो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और इससे थोड़ा सा नीचे है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का। तो कहाँ के हो गए? आपका गोवा का हो गया, इसका आंध्र प्रदेश का हो गया विशाखापट्टनम, और तमिलनाडु का हो गया चेन्नई। बचा कहाँ का? गुजरात का। तो गुजरात का जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह यहाँ पर स्थित है लगभग। ठीक है, आइए आपको नक्शे के माध्यम से दिखा देते हैं, भारत का जो मैप है उसके माध्यम से दिखा देते हैं। देखिए ये आपका भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में यहाँ पर है ये गुजरात। कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, ये पूरा गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात है। और इसमें जो आपका बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, वो यहीं पर स्थित है गुजरात में ही। और दूसरे अन्य जो हैं उनको देखिए, ये आपका गोवा है, यहाँ पर गोवा कहाँ पर है? इस जगह पे। तो गोवा में कौन सा है? मोरमुगावो, मोरमुगावो। ठीक है, मोरमुगावो। उससे इधर साइड में यहाँ पर देखें तो ये आपको दिख रहा है चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई कौन सा है? ये चेन्नई है। और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु रीजन है। और उससे थोड़ा सा ऊपर देखते हैं
आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है उसे उसे भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन रंग में, ग्रीन कलर में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आपके चारों ये आपने देखे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए किसका है। आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, नदी का, पुत्री का, वायु का या किरण का। किसका है आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए नदी के लिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? नदी के होते हैं तटनी, तटनी, सरिता, सरिता, वहिनी, ठीक है। सरिता, वहिनी, तटनी, तरंगिणी, ठीक है। इसी प्रकार वायु, वायु के क्या क्या होते हैं? समीर, समीर, सलिल, सलिल, ठीक है। सलिल, हवा, हवा, अनिल, अनिल। यहाँ अनल नहीं होता है, अनिल होता है, अनिल। एक ही मात्रा लगी होती है ना पर। किरण का क्या होता है? रश्मि, रश्मि, ठीक है। रश्मि, रश्मि, अंशु, अंशु, ठीक है। इस प्रकार से मरीचि, मरीचि भी इसी का होता है, मरीचि। तो इस प्रकार से ये किरण के हो गए। अब बचा क्या है? पुत्री। तो पुत्री के क्या होते हैं? जैसे पुत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तनुज, ठीक है। तो पुत्री के लिए तनुजा, ठीक है। जिस प्रकार पुत्र का पुत्री, तो तनुज का तनुजा, ठीक है। बेटा का बेटी, तो पुत्री का बेटी, आत्मजा, ठीक है। पुत्री, आत्मजा, बेटी, आत्मजा, ठीक है। आत्मजा। तो पुत्र के लिए क्या होता है फिर? आत्मज होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? पुत्री। गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। गोंडवाना जो क्षेत्र है आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, या कोयले के लिए प्रसिद्ध है, या सोने के लिए, या बॉक्साइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये आपका बॉम्बे हाई जो है, बॉम्बे हाई, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, बॉम्बे हाई, ठीक है। बॉम्बे हाई। और आपका सोने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? वो है आपका जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक का क्षेत्र कोलेरू, कोलेरू, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ से सोने की खदान निकलती हैं, सोने की खुदाई होती है यहाँ से। और बॉक्साइट के लिए कौन सा क्षेत्र है? बॉक्साइट के लिए है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो कोयले के लिए कौन सा है? गोंडवाना। ये इसका सही उत्तर है। क्या है? कोयले के लिए गोंडवाना क्षेत्र। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यही सीमा लगती है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोयले के लिए गोंडवाना क्षेत्र प्रसिद्ध है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सही तत्सम शब्द का कौन सा है ये पहचान करनी है आपको। भीतर, पन्ना, मछली और मकर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम का है। तो देखिए भीतर के लिए जो सही तत्सम शब्द होता है वो होता है अंतः, अंतः, ठीक है। और पन्ना के लिए, पन्ना के लिए क्या होता है? पन्ना के लिए होता है पर्ण, ठीक है। पत्ता, पन्ना, ठीक है, इसके लिए पर्ण। और मछली के लिए क्या होता है? वो होता है मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। ये क्या है आपके? इधर ये तत्सम शब्द हैं और इधर ये तद्भव शब्द हैं। अब बचा हुआ है मकर। तो मकर के लिए क्या होता है? मगर, मगर। लेकिन ये क्या है? ये तद्भव है, तद्भव, तद्भव। और इधर ये क्या है? ये है तत्सम। मकर क्या है? तत्सम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। इनमें से किसके कारण डेंगू बुखार होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या कृमि के कारण? तो विषाणु क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं वायरस,
ठीक है। तो विषाणु के कारण ही डेंगू बुखार होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। ये तो आपका सही उत्तर हो गया। अब जो जीवाणु है, कवक है और कृमि है, इनके कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। तो जो जीवाणु है इसके कारण होता है आपका निमोनिया, 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 ठीक है, निमोनिया। और एक होता है आपका प्लेग, प्लेग। ये दो बड़ी बीमारी हैं, होती तो और भी हैं, प्लेग, ठीक है, लेकिन ये दो बड़ी बीमारी हैं इसमें। और कवक के कारण क्या होता है आपका? चेचक है, चेचक और पोलियो, चेचक, पोलियो, ठीक है। कृमि के कारण क्या होता है? जो पेट के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े, ये कृमि के कारण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है विषाणु। अच्छा, विषाणु के कारण जो रोग होता है डेंगू बुखार, इसे एक और नाम दिया जाता है नॉर्मल भाषा में। वो क्या है? वो है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, बुखार, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य ताप और दाब पर अधिकांश गैसें विद्युत की डॉट 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 क्या होती हैं? ये आपको बताना है। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, सामान्य जो ताप और दाब होता है, नॉर्मल, बिना कोई दबाव लगाए, बिना कोई तापमान बढ़ाए या घटाए, ठीक है। सामान्य जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पर जो गैसें होती हैं उनका कुचालक या सुचालक या अर्धचालक कौन सा स्थिति में वो बनी रहती हैं? तो वो होती है आपकी कुचालक में। कौन सी में? विद्युत की कुचालक होती हैं वे नॉर्मल स्थिति में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। देखिए, हम किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। हम, ये एक शब्द दिया हुआ है हम करके, और इसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हें आप देख सकते हैं। क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसके लिए सही है, अथवा कोई सही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही कीजिए। तो देखिए, उत्तम पुरुष के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, मध्यम पुरुष के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, और जो आपका अन्य पुरुष है इसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, ये भी आपको देखना है, ताकि आपको भविष्य में कोई भी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बता सको। तो देखिए, उत्तम पुरुष के लिए जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपका मैं, मुझे, मैं, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष के लिए देखिए, मध्यम पुरुष के लिए क्या क्या होते हैं? तू, तुझे, तेरा, आप, आपका, ठीक है, इस प्रकार से। और जो अन्य पुरुष होता है उसके लिए क्या क्या होते हैं? वह, वे, उसका, उनका, उसे, इसे, ठीक है, इसका, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके ऑप्शंस हो गए। तो देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। तो वो क्या है? उत्तम पुरुष, ठीक है। मैं, मुझे, मेरा, और मुझसे संबंधित क्या है? हम उत्तम पुरुष में ही आता है, हम इसी के साथ में है। तो उत्तम पुरुष इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शक, शरबत, शराब, शहर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, वह शक करता है, ठीक है, उसे शक है, ठीक है, या शरबत मीठा होता है, शहर अच्छा है, शहर में प्रदूषण अधिक है, शहर खराब है, ठीक है,
शहर बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, बड़ा होता है, खराब है, शरबत मीठा है, शक करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, शक करना। तो इस प्रकार ये तीनों शब्द क्या हुए, ये पुल्लिंग हुए, पुल्लिंग। इसमें बचा हुआ एक शब्द है शराब। शराब पीना खराब बात है, शराब गंदी होती है। ठीक है, शराब महंगी होती है, शराब जीवन को बर्बाद कर देती है। तो इस प्रकार देती है, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग। तो शराब क्या है, स्त्रीलिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य किससे संबंधित है, यानी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में या उड़ीसा में। तो देखिए आपके जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन से हैं देख लीजिए। पहला है आपका जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, चंबल अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, ये आपका आगरा और इटावा के बीच में, आगरा इटावा में। ठीक है, और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल। ठीक है, केरल में क्या है, केरल में है आपका वायनाड, वायनाड वन्यजीव विहार। तो बचा हुआ आपका जो ऑप्शन है उसमें कौन सा है, उसमें आपका उड़ीसा में नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आप अगर देखना चाहो तो ऑप्शन के माध्यम से इसमें जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को देख सकते हैं, किस राज्य की सीमा कहाँ पर है और कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहाँ पर है, ये वाला आपका उत्तर प्रदेश है। और इसकी सीमाएं किस किस से लग रही हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से, इसमें बीच में दिल्ली भी है। ठीक है, दिल्ली से भी लग रही है यहाँ पर, दिल्ली से, और फिर थोड़ी सी राजस्थान से, एमपी से, इधर झारखंड से, और थोड़ी सी इधर बिहार से, ऊपर की साइड में नेपाल से लग रही है। यहाँ पर नेपाल देश है, नेपाल किससे है, नेपाल से। आइए अब देखते हैं हमारा जो दूसरा अन्य शहर है, अन्य जो राज्य है उसको देखते हैं, वह आपका उत्तराखंड। तो पहले इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए ये आपने सही से देख लिया होगा, इधर ही ये आपका उत्तराखंड है। कहाँ पर है, ये उत्तराखंड है आपका, इस जगह पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये उत्तराखंड है। इसकी सीमा किससे लग रही है, नीचे उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद में थोड़ी सी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, इधर नेपाल से लग रही है। ठीक है, नेपाल से, और ऊपर की साइड में थोड़ी सी तिब्बत से लग रही है। कहाँ, तिब्बत से लग रही है, तिब्बत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। आइए अगले जो अन्य ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके आधार पर देखते हैं कि अन्य किस राज्य से किसकी सीमा लग रही है। तो अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपका केरल। कौन सा है, केरल, वो है नीचे की साइड में। यहाँ पर ये लंबा जैसा फर्री जैसी बनी हुई है यहाँ पर नीचे, और इधर समुद्र की सीमा है। ठीक है, तो ये है आपकी केरल। कौन सा है, केरल राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है, केरल। और इसकी सीमा देख लीजिए, इधर तमिलनाडु है और इधर क्या है, कर्नाटका। ठीक है, तो और इधर साइड में क्या है, समुद्र है।
अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है उड़ीसा, उसे भी देख लीजिए, लगे आता हूँ। देखिए कहाँ है उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा है, ग्रीन वाला, यहाँ पर ये उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पर। और इस साइड में समुद्र है, इस साइड में छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़। इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है, और नीचे की साइड में किससे लग रही है, ये भी देख लीजिए, ये लग रही है आपकी ये आंध्र प्रदेश से। किससे, आंध्र प्रदेश से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसे देख लीजिए। ये कह रहा है आपका, दर्शन शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है। ये आपको बताना है कि जो दर्शन शब्द है, कभी कभी एक वचन में, कभी कभी बहुवचन में, कभी कभी सदैव एक वचन में, सदैव बहुवचन में, तो किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको बताना है। देखिए जो दर्शन शब्द है, मैंने राम के दर्शन किए, मैंने भगवान के दर्शन किए, मुझे आपके दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार से ये जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं उनमें सदैव दर्शन शब्द को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, बहुवचन में। किस में किया जाता है, सदैव बहुवचन में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, मुंबई में, लंदन में, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो देखिए नई दिल्ली में क्या स्थित है, नई दिल्ली में है इंडिया गेट, इंडिया गेट। और मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया। और लंदन में क्या है, लंदन में है आपका इंडिया हाउस। कहाँ पर स्थित है, इंडिया हाउस लंदन में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्वाचीन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, अर्वाचीन। तो देखिए नवीन, प्राचीन, वर्तमान, अतीत, ये आपके सही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सही ऑप्शन बताना है आपको। तो देखिए अर्वाचीन शब्द कहीं भी आ जाए, आपको सदैव उसके लिए प्राचीन ही लगाना है। क्या लगाना है, प्राचीन, क्योंकि प्राचीन के लिए अर्वाचीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नवीन का क्या होता है, प्राचीन, ठीक है, नवीन का भी प्राचीन ही होता है। और वर्तमान का अतीत भी होता है, और वर्तमान का भविष्य भी होता है, भविष्य, यानी भविष्य के लिए अतीत शब्द का भी भविष्य कहते हैं जो आने वाला है, अतीत जो गुजर चुका है यानी इतिहास, और वर्तमान जो चल रहा है। तो वर्तमान शब्द के लिए दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन के लिए अर्वाचीन और नवीन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अर्वाचीन के लिए प्राचीन का ही प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए शुरुआत में इसका जो नाम था वो किसके नाम पर था, राजीव गांधी के नाम पर था। किसके नाम पर, पूर्व जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी के नाम पर, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जिसे बदलकर 6 अगस्त 2021 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल दिया। वो क्या कर दिया, वो कर दिया आपका जो मेजर ध्यानचंद थे ना, बहुत सुंदर शानदार खिलाड़ी, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके नाम पर 6 अगस्त 2021 के दिन क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया। और ये किस दिन दिया जाता है, अब ये दिया जाता है इनके जन्मदिन के दिन पर, और वो दिन क्या है, 29 अगस्त को दिया जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 1991-92 में, 1991-92 में, ठीक है।
तो इस प्रकार इस जो स्लाइड है हमारी या PDF है, इसके सभी प्रश्न आज यहीं पर पूर्ण होते हैं। फिर कल मिलेंगे विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे नए करंट अफेयर्स, GK, GS, साइंस, हिस्ट्री, भूगोल सब कुछ मिलाकर के हिंदी के साथ भी और अनेक विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ में आपको कल मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारे इन वीडियोस को बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से आपके विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, उनसे आप वंचित रह जाते हो और आपको परीक्षा में उनकी वजह से डिफीट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमारी अन्य कक्षाएं जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रही हैं और पहले अन्य कक्षाएं जो सामान्य क्लासेस के रूप में हमारे इसी चैनल पर टारगेट सीकर पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप देखते रहिए, जिनमें GK GS है, आपके हिंदी है, आपके गणित है, रीजनिंग है, इनको भी देखते रहिए। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हम स्वयं ही सेट करके ला रहे हैं और ये इस प्रकार से फिट बैठेंगे किसी भी परीक्षा में कि आपको आश्चर्य होगा। किसी न किसी परीक्षा में जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो देखने के लिए आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए हमारे इन क्लासेस को। अन्य साथियों के पास भी इनको भेजिए और किसी का भला करने का मन हो तो उसे प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने से ही सबका लाभ होने वाला है, किसी को भी बिना पढ़े कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आपको ये सलाह है कि आप पढ़िए, अपने साथियों को पढ़ाइए। ठीक है, जो गरीब या कमज़ोर बच्चे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है, हमेशा आपके लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अब भी फ्री है, आगे भी फ्री रहने वाला है। ठीक है, PDF भी आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे यदि आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, सीधे के सीधे PDF भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है ना। यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, यदि और भी अच्छी लगती हैं और आप इनको रेगुलरली प्राप्त करना चाहते हो, नोटिफिकेशन पाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज इतना पर्याप्त है। नमस्कार, जय हिंद।